हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा हिंदी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है नन्ना फनकार। नन्ना फनकार। फनकार का मीनिंग होता है कलाकार। नन्ना मीन्स छोटा, छोटा कलाकार। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर का वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ वाचन करने का प्रयास करें और कठिन शब्दों का उच्चारण सीखने का भी प्रयास करेंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई का मतलब क्या होता है कि होठों को हिलाया उसने, कुछ अपने होठों को हिलाकर के आवाज़ बाहर ना आए और वो बोलता रहा, उसको बोलते हैं बुदबुदाना। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियां की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की कीचड़ छितरा जाती और आंखें सिकुड़ लेता। मीन्स जब हथौड़े से पत्थर के ऊपर वार करता ना, तो उससे क्या होता है कि पत्थर की छोटी छोटी किरचें निकलती और वो बिखर जाती और वो आंखों में ना गिरे, इसलिए वो आंखों को क्या कर लेता, सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगत रास मीन्स जो साथ में काम करने वाले लोग थे, वो भी अपने अपने काम में मस्त थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। मीन्स वो बड़ा होशियार था कि पिता के एक बार करने के बाद भी, करके दिखाने के बाद में वो कर लेता था किसी उस काम को। ठीक है। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। उसको विश्वास था कि एक दिन बहुत बड़ा फनकार बनेगा, बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। वो पत्थर पर बहुत सफाई से काम कर सकेगा, पत्थर पर बेल बूटे बना सकेगा, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। कहाँ से आए थे? गुजरात से आकर के आगरा आके बस गए थे। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और आगरा किसकी राजधानी है? किसी की राजधानी, यूपी के अंदर पड़ता है आगरा। ठीक है। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी मीन्स जिसका, जो इनका पुराना घर था, उसको जानने का, उसकी जगह जाने का मौका नहीं मिला। पुश्तैनी मतलब कि जो उनके पुरखों का घर था, जो उनके दादा परदादाओं का घर था, उस वहाँ पे जाने का उसको मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, मतलब बड़े रूखे स्वर में जवाब दिया। ठीक है, कड़क स्वर में। दिखाई नहीं देता कि मैं नक्काशी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला उसने। ठीक है। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो न।
वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो तुम काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। ठीक है, अब तक क्या बताया? इसमें बताया कि बादशाह था, वो अकबर था। उसके पहनावा कैसा था, केशव था, उसको क्या लगा, उसके बारे में वो सोच रहा था। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब वो सिपाही जो था, जो पहरेदार था, वो उस केशव को डांटने लगा। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छुटकर गिर गई। बदहवासी में मीन्स कि वो एकदम से चौंक गया ना, चौंकने से छेनी हाथ से छूट गई। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी भली न लगी। अकबर को अच्छा नहीं लगा कि उस पहरेदार ने आकर के टोक दिया उनको। उन्होंने खिंचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा-तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा कि उसका मन नहीं था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत बड़े आदमी हो। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर।
जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वैश्यक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। इत्मीनान मीन्स आराम से बैठ गए। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं, मतलब बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कि केशव अपनी तरफ से डिजाइन बना रहा था। लड़के के काम के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, मीन्स बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत मीन्स मेरे राज्य की सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों को बुनकर संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। मतलब कारखाना बनाएगा जहाँ पे सभी जो कारीगर हैं वो काम करेंगे। कोई लकड़ी का काम करेगा, कोई पत्थर पे काम करेगा, कोई कपड़े पे काम करेगा। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। तो इस चैप्टर में हम उन दोनों के वार्तालाप के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों, फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आई। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला लिया। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। उनिंदी मीन्स नींद आने वाली आवाज में। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो ये चैप्टर